हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे साथ। आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूं वो है यूनिट 10 पेपर 1 की, जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। देखिए एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा जो पेपर 1 है जिसके अंदर टोटल आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये एक एवरेज मानी जाती है कि लगभग हर यूनिट से आपको 5-5 क्वेश्चंस नॉर्मली मिलते ही हैं। तो उसी के अंदर हमारा एक यूनिट 10 बनाया हुआ है यूजीसी नेट ने, और वो है रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। आज के टाइम अगर किसी भी वे से हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन होती क्या है, क्या इसका बेस था, और हमारी जो एंशिएंट एजुकेशन है वो कैसी थी और किस प्रकार से थी, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन के बेसिक से। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। ये आपने ध्यान रखना है कि हम जो यहां पर बात कर रहे हैं वो कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं, एंशिएंट इंडिया की। मतलब हम इस टॉपिक में ये कवर करेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा प्राचीन भारत था, जिसको हम गुरुकुल से जोड़ते हैं, जैसे आपने रामायण और महाभारत में देखा होगा कि उस समय या उससे भी पहले हमारे यहाँ एजुकेशन कैसे दी जाती थी, कैसे और किस प्रकार से वहां पे या उस समय एजुकेशन को स्प्रेड किया जाता था, कैसे ये माना जाता था कि एजुकेशन लेने के लिए आपको यहां जाना है या कहीं और जाना है, या एजुकेशन देने वाला खुद आपके घर आता था। तो इस प्रकार के काफी सारी क्वेरीज, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होंगे। आपने सुना होगा कि इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम रहा है प्राचीन भारत का, वो बहुत ही स्ट्रांग रहा है। बहुत ही स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी नॉलेज स्प्रेड हुई है, ये माना जाता है कि भारत कहीं ना कहीं उसका केंद्र रहा है, क्योंकि भारत के अंदर काफी सारी ऐसी कला थी, काफी सारी ऐसी आर्ट्स थी जिसके अंदर भारत के गुरुओं का, जैसे आपने नाम सुना होगा अर्जुना का, धनुर्विद्या के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फेमस रहा था। तो नेचुरल सी बात है, कहीं ना कहीं एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी। तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे, या इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो एंशिएंट एजुकेशन है वो भारत की किस तरह की थी और क्या क्या उसके अंदर बेसिक था। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन का मीनिंग क्या है। हायर एजुकेशन प्रोवाइड्स people with an opportunity to reflect on the critical, social, economical, cultural, moral and spiritual issue facing humanity। मतलब हायर एजुकेशन एक्चुअल में लोगों की सोच को चेंज करती है। हायर एजुकेशन एक्चुअल में लोगों को यह बताती है कि अगर किसी भी वे से ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, चाहे वो सोशल इश्यू हो, चाहे वो कोई क्रिटिकल इश्यू हो, चाहे कोई मॉरल इश्यू हो, तो कैसे और किस प्रकार से उन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो पर्सन एजुकेटेड होगा डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इन इश्यूज को ज्यादा लॉजिकली डील कर पाएगा। ओके, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशनल डेवलपमेंट। डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि जो एक नेशन है अगर वो एजुकेटेड होगा, वेल एजुकेटेड होगा, तो डेफिनेटली उस नेशन का ह्यूमन रिसोर्स उतना ही स्ट्रांग होगा। तो हायर एजुकेशन कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में, नेशन डेवलपमेंट में आपकी हेल्प आउट करता है। ओके, अब मेन बात क्या है यहां पर देखिए, हायर एजुकेशन इज ए की एलिमेंट इन डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है, अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एजुकेटेड लोग हो गए तो डेफिनेटली उस कंट्री को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा रिलेटेड टू देयर लोकेशन एज वेल एज रिलेटेड टू देयर बिजनेसेस एंड ट्रेड्स। अगर हम बात करना चाहते हैं इंडिया की, इंडिया आज के टाइम एक यंग नेशन माना जाता है, और अगर यंग नेशन एजुकेटेड होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस एजुकेशन का बेनिफिट कंट्री को भी मिलेगा। तो इन केस ऑफ हायर एजुकेशन डेफिनेटली इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर द नेशन, अगर सारी की सारी कंट्री उसकी एजुकेटेड होगी तो। ओके, अब मेनली जो एजुकेशन चलती है वो किस एज में ग्रुप में चलती है, ज्यादातर ये देखा गया है दैट हायर एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर दिस एज ग्रुप। दिस एज ग्रुप मींस 15 ईयर से लेकर 59 ईयर तक।
नॉर्मली एजुकेशन का मतलब हम ये मानते हैं कि जो कि एजुकेशन आप +2 के बाद एक्वायर करते हो हायर एजुकेशन के केस में। वैसे आपकी एजुकेशन राइट फ्रॉम बर्थ स्टार्ट हो जाती है, पहले फैमिली आपको कुछ सिखाती है, फिर आप स्कूल्स में जाते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, फिर स्कूलिंग करते हैं, +2 तक स्कूलिंग करते हैं, उसके बाद जो भी एजुकेशन आप एक्वायर करते हैं नॉर्मली वो एजुकेशन हायर एजुकेशन का पार्ट हम मानते हैं। और हायर एजुकेशन को नॉर्मली हम एज ग्रुप से अगर लिंक करें तो उसका एक कॉमन एज ग्रुप बनता है 15 से लेकर 59 ईयर्स तक का। ओके, नाउ प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, ये हायर एजुकेशन का एक एम है। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी एक हायर एजुकेशन का एम है। कल्टीवेशन ऑफ नोबल आइडियाज या आइडल्स एंड वेयर द अदर एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन एक्चुअल में इन एम के लिए काम करती है। वो चाहती है कि किसी भी वे से किसी भी कंट्री की अगर हायर एजुकेशन स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली न्यू आइडियाज भी आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज भी आएंगे, कल्चरल भी वेरी वेल वर्स्ड होगी और कहीं ना कहीं लोगों की एक पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। ओके, अब मेन देखें हायर एजुकेशन का मतलब क्या है, क्या माना गया है। एक चीज डाटा याद रखना, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इज द 3rd लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड जस्ट आफ्टर यूएसए एंड चाइना। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है। सबसे नंबर 1 पे है यूएसए, सेकंड पे है चाइना और 3rd पे क्या है, इंडिया है। तो ये डाटा आपके लिए काम आ सकता है फाइनल एग्जाम के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू MHRD की फुल फॉर्म आपको पता होगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हायर एजुकेशन इंक्लूड एनी एजुकेशन आफ्टर 10+2 फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ्स। ये MHRD ने माना है कि अगर +2 के बाद आप कोई भी एजुकेशन एक्वायर करते हो और उसकी ड्यूरेशन अगर मिनिमम 9 मंथ्स है, मैक्सिमम चाहे आपकी 3 साल हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 5 साल हो, उसे हम हायर एजुकेशन मानेंगे। और अगर आप 10th के बाद एजुकेशन करते हो और मिनिमम 3 ईयर की अगर उसकी ड्यूरेशन है तो उसे क्या माना जाएगा, हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन को MHRD ने 2 तरह से डिफाइन किया गया है। अगर 10+2 के बाद आप करते हो देन इट मींस एजुकेशन फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ्स, और 10th के बाद करते हो तो एजुकेशन फॉर ए मिनिमम टेन्योर ऑफ 3 ईयर। तो आपको ये माना जाएगा कि यू आर अटेनिंग हायर एजुकेशन, आप हायर एजुकेशन के अंदर एनरोल्ड हो गए हो। अब यहां से मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। इन एंशिएंट इंडिया क्या होता था नॉर्मली, ए चाइल्ड फॉलोड द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फादर। नॉर्मली ये देखा जाता था जो बाप करता है वही बेटा करता है। अगर बाप पंडित था तो बेटा भी पंडित बनेगा, किसी मंदिर में था तो मंदिर में बनेगा। अगर बाप किसी राजा के यहाँ कोई मंत्री था तो बेटा भी उसी को फॉलो करता था, उसके जाने के बाद वो उस राजा का काम करता था। अगर किसी भी वे से बाप लोहार था तो बेटा भी लोहार बनता था। तो नेचुरल सी बात है, उसको वो काम सीखना तो पड़ेगा ना। अब वो काम कौन सिखाता था, नॉर्मली जो फादर है वो खुद उसे अपने घर पे ही ट्रेनिंग देता था। मान लीजिए कोई फादर ऐसा जो पंडित था तो वो खुद ही अपने बेटे को उससे रिलेटेड रिलीजियस स्टडीज समझाता था। अगर मान लीजिए कोई लोहार था तो वो साथ में अपने बेटे को लगा लेता और उसे अपना लोहार वाला काम सिखाता। तो नॉर्मली एंशिएंट इंडिया के अंदर ये मानते थे कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा बनेगा, बाप जिस प्रोफेशन में वैसा ही बेटा उस प्रोफेशन को ऑप्ट करेगा, ये ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद हमारे यहां 2 एजुकेशन सिस्टम आए, वन इज वैदिक एंड सेकंड इज बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट का मतलब आपने सुना होगा बौद्ध धर्म, और वैदिक का मतलब जो वेद को स्टडी करते थे। एज द नेम इंडिकेट द फॉर्मर सिस्टम, मतलब वैदिक सिस्टम, उसमें हम किस किस की स्टडी करते थे, वी स्टडी वेदास, वेदांग्स एंड उपनिषद्स, इस प्रकार की चीजें पढ़ते थे। मतलब हम वेद को स्टडी करते थे। हमारे यहां नॉर्मली 4 वेद हैं, आपको पता भी होगा क्या क्या नाम थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये चारों हमारे वेद थे। ऐसे हम उपनिषद और वेदांग्स को स्टडी करते थे इन वैदिक स्कूल्स। जबकि जो बुद्धिस्ट था, ये वाला जो स्कूल था, इस स्कूल की मैं बात कर रहा हूं लेटर सिस्टम में, उसमें ऑल मेजर स्कूल ऑफ बुद्धिज्म वाज टॉट। क्या पढ़ाया जाता था, बुद्ध के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था और उसके बारे में ही उनको नॉलेज दी जाती थी। बट इस सिस्टम की एक अच्छी बात थी
क्या था इस सिस्टम में? ये सिस्टम अपने बुद्धिज्म के साथ साथ वेद की भी नॉलेज देता था और वो उनमें कंपेयर करवाता था कि कैसे वेद हमारे सिस्टम के अगेंस्ट है या हमारे सिस्टम के साथ है। हम इसको अच्छी बात नहीं कहकर हम ये कहें कंपैरेटिव स्टडी भी वो करवाते थे। ओके, अब मीडियम क्या होता था? इन केस ऑफ वैदिक सिस्टम हमारा मीडियम होता था संस्कृत, और जबकि पाली हमारा सिस्टम होता था इन केस ऑफ बुद्धिज्म। तो ये नेट के पॉइंट से ये दोनों ध्यान रखना कि संस्कृत वाज द मीडियम ऑफ वैदिक सिस्टम इंस्ट्रक्शन के लिए एंड पाली वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ बुद्धिज्म सिस्टम। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी हमारी? फर्स्ट, special characteristics of ancient Indian education system was that it was fully and compulsory residential। पहली बात, एंशियंट इंडिया में जो भी एजुकेशन आप अटेन करते थे, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे थी चाहे वो हायर लेवल पे थी, नॉर्मली वो सारी की सारी एजुकेशन रेजिडेंशियल होती थी। मतलब आप अपने घर पे नहीं, आप जहां एजुकेशन लोगे वहां पर जाके आपको एजुकेशन लेनी पड़ती थी। जैसे आपने देखा होगा, चाहे राम लक्ष्मण की बात करें इन केस ऑफ रामायणा, महाभारत में बात करें चाहे पांडवा थे चाहे कौरवा थे, वो गुरुकुल में जाके गुरु के पास रहते थे और वहीं पर वो एजुकेशन लेते थे। और आपने देखा भी होगा वहां पर उनके कपड़े भी लगभग सभी के सेम होते थे। ऐसा कुछ नहीं होता था कि राजा का लड़का आया है तो उसके लिए अलग कपड़े होंगे, जो दूसरा उसके लिए अलग कपड़े होंगे। सबकी वेशभूषा सेम होती थी, सबसे काम भी सेम लिया जाता था। मान लीजिए जैसे हम बात करें कौरवों की या पांडवों की या फिर किसी और राजकुमार की या किसी एक नॉर्मल पर्सन की जिसको वो एजुकेशन गुरु दे रहे हैं, तो सब सेम लेवल का काम करते थे। ऐसा कुछ नहीं होता था कि राजा का लड़का है तो उससे कम काम करवाएंगे उससे ज्यादा। नो, रेजिडेंशियल होता था और जैसा गुरु कहते थे वैसा करना पड़ता था। ओके, ये एंशिएंट इंडिया में होता था। सेकंड, stress was laid on having a personal relation between teacher and the taught। taught का मतलब स्टूडेंट, यानी ज्यादातर टीचर और स्टूडेंट के बीच बहुत ही पर्सनल रिलेशन होते थे। देखिए वहां पर एक बात और होती थी, जब पर्सनल रिलेशन होते थे तो जो टीचर और स्टूडेंट हैं, टीचर स्टूडेंट की एक कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता था और उसे वही चीज ज्यादा सिखाता था जिसमें उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट था और जहां पर लगता था कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकता है। लाइकवाइज अगर हम पांडवों में बात करें तो सबसे अच्छा धनुर्धारी अर्जुन था। तो क्या सबको धनुर्विद्या नहीं आती थी? आती थी, लेकिन एक्सपर्ट उन सब में अर्जुन था। अगर हम बात करें भीम की तो वो गदा में था। तो ये सिखाया तो एक ही गुरुकुल में था ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी वे से वहां पर टीचर और स्टूडेंट का एक पर्सनल रिलेशन होता था, जो आज के टाइम थोड़ा सा हम मिसिंग मानते हैं। ओके, एजुकेशन वार एब्सोल्यूट फ्री। समहाउ हम ये मानते हैं ज्यादातर एजुकेशन फ्री होती थी। गुरु दक्षिणा के नाम पर कुछ ना कुछ दिया जाता था, बट वो गुरु दक्षिणा ये नहीं था गुरु खुद मांगता था। कुछ हद तक वो गुरु दक्षिणा खुद शिष्य पे डिपेंड करती थी, जो वो देना चाहे वो दे सकता था। लेकिन ज्यादातर केसेस में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर की जाती थी। एंड टीचर लुक्ड आफ्टर प्राइमरी नीड ऑफ स्टूडेंट। खुद देता था स्टूडेंट को खाना भी और भी। हाँ, स्टूडेंट से उसके बदले काम करवाया जाता था, उससे फिजिकल वर्क भी करवाया जाता था। लकड़ियां लेके आना है, खाना लेके आना है, इवन भिक्षा भी मंगवानी पड़ती थी, घरों से मांग के लाना पड़ता था, तो वो भी स्टूडेंट जाते थे क्योंकि कहते थे इसमें भी कहीं ना कहीं आपको सीख मिलती है। ओके, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज मोर ऑफ सेमिनार टाइप। सेमिनार टाइप में क्या होता है? डिबेट होती है, डिस्कशन होता है ओपन, तो इस तरह की होती थी। वेयर स्टूडेंट यूज टू लर्न थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स। भाई डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, तब स्टूडेंट का एक नया आउटकम आएगा और पता लगेगा कि एक्चुअल में किस प्रकार से क्या नई चीजें इस एजुकेशन सिस्टम में हो सकती हैं। तो वहां पर सेमिनार बेस्ड या ओपन डिस्कशन बेस्ड एजुकेशन होती थी। ओके, The Indian system of education upheld the dignity of labor। लेबर का मतलब क्या है? हर किसी को काम करना होता था। मैंने आपको बताया चाहे कोई राजकुमार था और चाहे कोई एक नॉर्मल क्षत्रिय था, हर किसी को काम करना पड़ता था एजुकेशन के दौरान। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई राजकुमार अगर एजुकेशन ले रहा है तो उससे काम कम करवाया जाएगा और दूसरे से काम ज्यादा करवाया जाएगा। नो, हर किसी को हर वो काम करना पड़ता था जो उनके गुरु उनको कहते थे। तो किसी भी वे से ऐसा नहीं था कि आप एजुकेशन बिना किसी या किसी भी वे से कोई भेदभाव हो, ऐसा नहीं होता था। ओके,
अब मेन है ये कुछ सिस्टम जो हमारे एजुकेशन की सेरेमनीज होती थी, जिन्हें हम सेरेमनीज कहते हैं। सबसे पहले आता है विद्यारंभा। विद्यारंभा सेरेमनी क्या होती थी? इन द वैदिक सिस्टम एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड कमेंस्ड एट द एज ऑफ 5। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। वैदिक सिस्टम में एजुकेशन कितनी एज में स्टार्ट होती थी? 5 साल की एज में। विद द सेरेमनी कॉल्ड विद्यारंभा, it was marked by learning the alphabets for the first time and offering worship to the goddess सरस्वती। मतलब 5 साल की एज में ये माना जाता था कि बच्चे को सबसे पहले अल्फाबेट या अक्षरों का ज्ञान दिया जाता था और उसे बताया जाता था कि विद्या की जो देवी है वो कौन होती है? सरस्वती, और उसकी पूजा की जाती थी एट द एज ऑफ 5। और इस सेरेमनी को हम क्या कहते थे? विद्यारंभा कहते थे। ओके, फिर सेकंड सेरेमनी स्टार्ट होती थी, दैट इज उपनयना। उपनयना में क्या होता था? ए चाइल्ड यूज्ड टू लीव हिज पेरेंट्स होम। पेरेंट्स का घर छोड़ेगा। किस एज में छोड़ेगा? नॉर्मली एट द एज ऑफ 8 ईयर होता है ज्यादातर। जैसे इसमें अलग अलग 3 तरह की हमारी कास्ट थी जिनको एजुकेशन वहां पर दी जाती थी। एक ब्राह्मण होते थे, एक क्षत्रिय होते थे, एक वैश्य होते थे। नॉर्मली ब्राह्मण को एट द एज ऑफ 8 अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के एजुकेशन लेने के लिए जाना होता था। क्षत्रिय एट द एज ऑफ 10 ईयर जाते थे और वैश्य नॉर्मली एट द एज ऑफ 12 ईयर जाते थे। तो नॉर्मली ये 3 एज में वो अपने घर को छोड़कर जाते थे और इस तरह से पेरेंट्स के घर को छोड़कर एजुकेशन लेने के लिए जाना, इस सेरेमनी को हम क्या कहते थे? उपनयना कहते थे। नेक्स्ट इज प्रज्ञा और प्रज्ञा, ये है बुद्धिज्म सिस्टम में। जैसे यहां पर उपनयना है, यहां पर अपने आप में क्या है? प्रज्ञा है। यानी इसमें भी एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए हम एक सेरेमनी करते थे और उस सेरेमनी का नाम होता था प्रज्ञा। ये जो सेरेमनी होती थी नॉर्मली एट द एज ऑफ 8 ईयर होती थी। अब एक और डिफरेंस, जो बुद्धिज्म सिस्टम है ना वो हर कास्ट के लिए ओपन होता था। चाहे आप वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, बुद्धिज्म सिस्टम के अंदर हर कास्ट के लोगों को अलाउड होता था कि वो आए और एजुकेशन को अटेन करें। बट इन केस ऑफ वैदिक सिस्टम ओनली 3 कास्ट होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड थर्ड इज वैश्य। इसके अलावा चौथी कास्ट को नॉर्मली एजुकेशन देना या लेना अलाउड नहीं होता था। वो अपने पेरेंट्स वाला काम ही करते रहते थे। जैसे आपको याद हो महाभारत में कर्णा, उसने धनुर्विद्या सीखी लेकिन गलत बताकर कि मैं एक क्षत्रिय हूं, इस प्रकार की चीजें बताकर। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को ही मिलती थी एजुकेशन, बाकी किसी को नहीं मिलती थी वैदिक सिस्टम में। ओके, अब नॉर्मली क्या होता था कि जो हमारा वैदिक सिस्टम था उसमें एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पर्सन को दोबारा फ्री किया जाता, तो कहता था आप गृहस्थी में जाइए, आप किसी भी वे से अपने जीवन को यापन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बुद्धिज्म में ज्यादातर केस में जब पर्सन एजुकेशन ले लेता था तो उसके बाद उसे मॉन्क कहा जाता था। मॉन्क का मतलब एक साधु, और ज्यादातर उस केस में उसे एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहननी होती थी, उसे हम कहते थे येलो रॉब, पीले कलर का होता था। ओके, इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन ए ब्रह्मचारी आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन वाज एलिजिबल टू बीम गृहस्थ, जो मैंने बताया गृहस्थ कर सकता था। बुद्धिज्म में वो क्या बन जाता है? मॉन्क या भिक्षु कहते थे। एजुकेशन ऑफ वुमेन, क्या वुमेन को एजुकेशन मिलती थी? बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ मेल को एजुकेशन मिलती है, फीमेल को मिलती है, इन द एंशिएंट इंडिया भी फीमेल या वुमेन को एजुकेशन मिलती थी, बट उनकी एजुकेशन एक अलग तरीके की थी। किस तरह की थी? A high standard of learning was and culture was reached by Indian women during the Vedic age. In addition to training the arts of housekeeping, घर को संभालने वाली arts, they learned music and dancing. ये ज्यादातर होता था। ज्यादातर एंशिएंट इंडिया में वुमेन को 2 ही शौक होते थे या 2 तरह के एजुकेशन में दी जाती थी। वन इज म्यूजिक एंड सेकंड इज डांसिंग अलोंग विद द हाउस होल्ड वर्क, वो उन्हें दिया जाता था। ओके, बट आफ्टर सम टाइम दे आर आल्सो बीन गिवन सम मोर एजुकेशन, और उन्हें थोड़ा सा वेदास, वेद गंगास या और भी कई चीजों की नॉलेज दी गई। उन्हें बताया गया कि क्या सैक्रिफाइस होता है, मतलब उनके अंदर त्याग की भावना रखी जाती थी। मतलब इस तरह से उन्हें एजुकेशन दी जाती ताकि उन्हें बताया जाए कि आप सबसे महान हो और सबसे ज्यादा जो सैक्रिफाइस या सबसे ज्यादा जो त्याग करने की बल है वो आपके अंदर ही है। तो वुमेन को इस तरह से तैयार किया जाता था। ओके, कुछ एक ऐसे हैं वुमेन जो सेक्स होते थे, जो साधु बन जाते थे, उन्हें कहते थे रिखाश। ओके,
कुछ एक ऐसी वुमेन्स है जिसको हमने नाम लिया मैत्री और गार्गी। इन्होंने पब्लिक डिबेट में भी पार्ट लिया था, लेकिन ये बहुत ही कम थे। ज्यादातर क्या होता था, वुमेन बोलती नहीं थी, वो अपने घर तक ही सीमित रहती थी और किसी भी वजह से उन्हें राज्यसभा में भी ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता था। बट इसमें कोई डाउट नहीं, उन्हें भी एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन मेनली इन द 3 फील्ड्स। कौन कौन से? हाउस होल्ड कीपिंग में, आर्ट्स में यानी म्यूजिक और डांसिंग में। ओके, सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी मेनली क्या होते थे? अलग अलग सिस्टम है, जैसे वेद है, वैदिक सिस्टम में हम 4 वेद्स, 6 वेदांश, उपनिषद, दर्शन, इस प्रकार की चीजें, तर्क शास्त्र है, पुराणास है, इस प्रकार की चीजें सुनते थे। जबकि बुद्धिज्म सिस्टम में मेन एजुकेशन के 3 पिताक्स होता था, सूता, विना एंड अभिधामान। ये मेनली 3 होते थे। तो मतलब आपके हिसाब से एग्जाम के पॉइंट से आपने ये ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ वैदिक सिस्टम हम करते थे वेदास, वेद को पढ़ते थे, वेदांश और उपनिषद को। बुद्धिज्म सिस्टम में जिस स्टेप को पढ़ा जाता था उसे हम कहते थे पिताक्षा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये एक डाटा दिया गया है थोड़ा सा, इसमें यह बताया गया कि जो चाइनीज ट्रेवलर है ह्यून टी सेंग, वो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में घुमा था और उसने ये देखा कि जितनी भी स्टडीज होती हैं अलग अलग एरियाज में, उसको हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं और कैसे उसमें एनरिचमेंट कर सकते हैं। Says that children began by learning the alphabet and then began the study of 5 subject। उसने जो एनालाइज किया, ग्रामर उन्होंने पढ़ी चिल्ड्रन ने, आर्ट्स, क्राफ्ट, मेडिसिन, लॉजिक एंड फिलॉसफी। यानी ये वो कहता था कि ईच एंड एवरी पर्सन जब अल्फाबेट सीखता था, फिर उसके पास 5 से 6 अलग अलग ऑप्शंस आते थे और वो उनके अंदर अपनी स्टडी करता था। ओके, और नॉर्मली ये जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं ये हर जगह पॉपुलर होते थे और हर जगह इनके बारे में सिखाया जाता था। नॉर्मली अदर सब्जेक्ट क्या थे? लॉ, जिसे हम धर्म शास्त्र कहते थे उस समय। धर्म शास्त्र, आपको ध्यान हो तो युधिष्ठिर का नाम धर्म शास्त्र के नाम से जानता था, भाई उसको लॉ की अच्छी नॉलेज थी, नीति की अच्छी नॉलेज थी। अर्थमेटिक, मैथमेटिशियन, एथनिक एंड आर्ट, आर्किटेक्चर जिसे हम शिल्प शास्त्र कहते थे उस समय, मिलिट्री साइंस जिसे हम धनुर्विद्या कहते थे उस समय, और परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह बताया जाता था। कुछ एक वोकेशनल एजुकेशन होते थे जिसके अंदर डिफरेंट तरह की आर्ट्स बताई जाती थी, जिसके अंदर हम वेविंग, डाइंग, स्पिनिंग, आर्ट्स ऑफ टैनिंग लेदर, ये सब सिखाई जाती थी। नॉर्मली ये एजुकेशन या ये आर्ट्स उन्हें सिखाई जाती थी जो इस तरह के प्रोफेशन में थे, उन्हें ही ये चीजें बताई जाती थी। ओके, सिखाई जाती थी। नाउ मेथड ऑफ लर्निंग, कैसे उसके अंदर लर्निंग की जाती थी, किस प्रकार से सिखाया जाता था। फर्स्ट टाइम मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो टीचर है और जो स्टूडेंट थे उस समय बार बार एक ही चीज को रिपीट करते थे, लाखों बार, हजारों बार रिपीट करते थे। जैसे कोई मान लो दोहा था, कोई मंत्र था, कोई भी वचन था या प्रवचन था, तो उसको गुरु बोलता रहता और उसको रिपीट करते थे बार बार स्टूडेंट भी। और इस तरह से जब बार बार रिपीट किया जाता था तो वो चीजें स्टूडेंट सीख जाते थे। जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में आज के टाइम पे अगर गायत्री मंत्र सिखाया जाता है तो नॉर्मली क्या होता है, जब स्टार्टिंग में सिखाया जाता है तो टीचर बोलता रहता है और साथ साथ स्टूडेंट उसको क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो ये सिस्टम आज से नहीं, बड़े पुराने समय से चलता रहा है। जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा, कई स्कूलों में मान लो टेबल सिखानी है बच्चों को, तो एक टीचर बोलता रहता है और स्टूडेंट उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेमोराइजेशन मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, पुराने समय से चल रहा है। ओके, सेकंड होता है क्रिटिकल एनालिसिस मेथड। इसमें क्या होता था कि चीजों को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता। टीचर किसी केस को, किसी भी बात को स्टूडेंट के सामने रख देता और कहता कि आप खुद एनालाइज करो कि क्या चीज सामने नजर आ रही है। जैसे आपको याद हो महाभारत का एक बहुत सिंपल सा सीन था जिसके अंदर सभी को धनुष दिया गया और कहा गया कि उस पेड़ में देखो, आपने उसको लगाना है, आपको क्या दिख रहा है। तो कोई कह रहा है मुझे पेड़ दिख रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अर्जुन कह रहा है मुझे तो सिर्फ आंख दिख रही है। तो क्रिटिकल इवैल्यूएटर का पता लगता है। तो उनसे पता लगा कि यस, ये जो स्टूडेंट है ये किसी भी वे से अपने टारगेट पे ही फोकस है, तो इसी कारण इसको यहां पर रखा जा सकता है। इसी तरह मैथ के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर टीचर स्टूडेंट को कहता था कि आप खुद इसको एनालाइज करो और फिर इसका सॉल्यूशन मुझे दिया जाए। तो काफी सारे ऐसे थे जैसे रामानुजा और मध्वाचार्य थे, इन्होंने तो काफी सारे क्रिटिकल एनालिसिस किए। और इवन जो माधवाचार्य है उसके तो जो लॉजिक थे बाद में टीचर ने भी माने और कहा कि आप ज्यादा ठीक हो और हम कम ठीक हैं, ऐसा भी माना गया था बाद में। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग। ये भी एक मेथड होता था।
इसमें टीचर क्या होता था, स्टूडेंट को कहानियां बताता था और कहानियों में ही ऐसी चीजें बताता था जिससे स्टूडेंट कुछ चीजें सीखते थे। जैसे आपने देखा होगा जब आप छोटे रहे होंगे, मे बी आपकी दादी माँ या दादा जी आपको कोई ना कोई कहानी सुनाते थे और कहानी सुनाने के बाद ये कहते थे आपको इससे क्या सीख मिलती है। तो पुराने टाइम में ये चीजें चलती रहती थी और इससे उन कहानियों को सुनकर टीचर स्टूडेंट को काफी चीजें सिखा देता था। ये भी एक मेथड था स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी वे से अगर मान लीजिए कोई चीज आपको बताई गई तो उसे कहा जाता था आप खुद सोचो कि क्या ये चीज ऐसी होगी या फिर नहीं होगी, और अगर आपको लगता है कि ये चीज सही है तो आप इसको सीखो, अगर डाउट लगता है तो हमसे दोबारा बात करें। तो इससे इंट्रोस्पेक्शन होता था और चीजों को सीखने का मौका मिलता था। नेक्स्ट है हैंड्स ऑन मेथड। ये मेनली मेडिकल साइंस में होता था। जहां पर भी मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई स्टडी होती थी वहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, या तो एक्चुअल में किए जाते थे या फिर उन्हें बताया जाता था। जैसे मान लीजिए गुरु के आश्रम में किसी को चोट लग गई तो गुरुजी कहते थे जाओ वो पत्ते तोड़ के लाओ और उन पत्तों से बताओ, तो साथ में शिष्य खड़े हो जाते थे और गुरुजी बताते भाई इन पत्तों का क्या यूज है, इन पत्तों का क्या यूज है, ये जड़ी बूटी कहां यूज होती है। तो वहां पर वो हैंड्स ऑन मेथड यूज होते थे मेडिकल साइंसेज में। नेक्स्ट है सेमिनार, जो मैंने आपको बताया। सेमिनार के अंदर भी किसी भी वे से आपको यह बताया जाता है कि कैसे और किस प्रकार से डिस्कशन होगा और डिबेट होगी, उससे भी एजुकेशन अटेन की जाती थी। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इस मेथड में क्या होता था कि स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछते थे कि गुरुजी ऐसा क्यों है, किस लिए है, क्या ऐसा कारण रहा, और टीचर उसका जवाब देते थे और उस जवाब को इस तरह से दिया जाता था ताकि स्टूडेंट उस जवाब को सुनकर अपने क्वेश्चन का आंसर पूरा मान ले। तो ये एक तरीके होते थे इन केस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहां तक आज आप करें, मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।